हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको वीडियो में के माध्यम से जनन, जीवों में जनन, वह लेसन जो है समाप्त किया गया। मतलब जीवों में जनन जो है वह PDF के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वह कल समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद आगे जो है अगला जो चैप्टर है उसका नाम है आनुवंशिकता और जैव विकास। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है आपको हम यही कहेंगे कि अब जो जीवों में जनन वाला जो चैप्टर है उसमें जो भी एक्सरसाइज है पहले उसको आप अपने से खुद करने की कोशिश करिए। NCERT की बुक उठाइए, NCERT की बुक में बीच बीच में भी दिया होगा क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी दिया होगा। तो एक्सरसाइज और जो बीच के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पहले आप करने की कोशिश करें। इसके बाद अगर नहीं आता है समझ में जो क्वेश्चन, उसको जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे फ़ोन पे हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। पहला जो है हम आनुवंशिकता के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देखिए आनुवंशिकता जो होती है वह एक जीव विज्ञान की शाखा होती है जिसमें जो जनक होता है या माता पिता होते हैं, माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वंशागत होना आनुवंशिक लक्षण कहलाता है और इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं या इस विधि को आनुवंशिकता कहते हैं। यह फिर समझ लीजिए कि आनुवंशिकता क्या है। वे लक्षण जो जनक से संतानों में, मतलब वे लक्षण जो जनक से, जनक मतलब माता पिता से, जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, यह संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वंशागत होते हैं या जाते हैं, उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया विधि होती है उसको आनुवंशिकता कहा जाता है। कहने का मतलब फिर समझ लीजिए, वे लक्षण जो जनक से, जनक मतलब माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जाते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और जो ये लक्षण होते हैं इन लक्षणों की वंशागति होती रहती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचते रहते हैं। ठीक है, और यह जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यह आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता के, जो माता पिता होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण वंशागत होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और इस विधि को आनुवंशिकता कहा जाता है। तो सीधा सा समझने का मतलब है कि आनुवंशिकता जो है वह इसमें जो होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी जब संतानों में क्या करते हैं, वंशागत होते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहा जाता है। तमाम लक्षण होते हैं, जैसे कहा जाता है, आप जानते होंगे, लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो है माता पिता जो है माँ के समान है या पिता के समान है या दादा दादी के समान है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो वही कहने का मतलब इसी को आनुवंशिकता कहते हैं और इसी में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कैसे वो लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यह तो सीधा सा मतलब होता है कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं उसे हम जो है आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता की खोज जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, वह जो थी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। यह ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इनको जो होते हैं क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। यह
और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनका नाम जॉन मेंडल था और उनको ग्रेगर जो थी वह उपाधि दी गई थी। सर की उपाधि जैसे दी जाती है उसी तरह ग्रेगर उनको उपाधि दी गई थी, उनको टाइटल दी गई थी। तो इनका पूरा नाम हो जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। और ये जो थे, इन्होंने क्या किया कि आनुवंशिकता के संबंध में अपनी खोज की, अपना जो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे ये लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। यह और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह एक ऑस्ट्रिया देश था। ऑस्ट्रिया देश ये जो है वह ऑस्ट्रिया एक देश था। उस ऑस्ट्रिया जो देश था जो है कंट्री थी, ऑस्ट्रिया देश था और उसमें एक दून शहर था। यह ऑस्ट्रिया देश और दून शहर, यह वहाँ पे ये क्या थे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और वहीं पे होता है जो ऑस्ट्रिया जो देश है उसी में जो ये शहर था, दून शहर था, वह अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य जो है पूरा किया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद दून में जो होता है एक चर्च था, उसी चर्च में वो पादरी क्या हो गए, नियुक्त कर दिए गए। जो चर्च के पुजारी होते हैं उसको पादरी कहा जाता है। वहीं पर वो नियुक्त किए गए और चर्च के आसपास जो थी जगह थी उस पर उन्होंने जो होता है वहाँ पर जो है जो गार्डन की होती है, जो मटर का पौधा होता है जिसको हम पाइसम सेटाइम कहते हैं, और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना अनुसंधान का काम किया। पाइसम सेटाइम, ठीक है। तो पाइसम सेटाइम मटर के पौधे पर उन्होंने अपना अनुसंधान का कार्य किया था। और ये जब अनुसंधान का कार्य किया तो उसके आधार पर, उनकी गणनाओं के आधार पर यह उनकी गणना किया और उसके जो के निष्कर्ष निकाले, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। तो तमाम निष्कर्षों परिणामों के आधार पर मेंडल ने क्या किया, 3 नियम प्रकाशित किए। और इन 3 नियम को प्रकाशित करने का काम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। लेकिन जब इस नियम को उन्होंने प्रकाशित किया उस समय इनके नियमों को किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये जब ध्यान नहीं दिया तो वह होता है इनके नियमों को जब कोई ध्यान नहीं दिया, ये नियम जो थे उनको जो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया या उनको आकर्षित नहीं कर पाया, इसलिए ये जो होता है उस समय ठंडे बस्ते में चला गया। इनके नियम को उसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह जब इसके बाद कुछ समय मतलब लगभग 10 वर्षों के बाद सन 1888 में 3 वैज्ञानिक आए। इन 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर मेंडल के निष्कर्षों को प्राप्त किया और उन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित कराया। और जब मेंडल के नियमों को उन्होंने पुनः प्रकाशित कराया तो उस समय मेंडल के नियमों को लेकिन लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन तब तक मेंडल की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए इनको जो है मेंडल को कोई इसमें जो है प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। लेकिन इनके जो 3 साथी थे, 3 सहयोगी थे कहा जा सकता है, या हम कहें कि जो मेंडल के नियमों को अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से मेंडल के निष्कर्ष पे पहुंचने वाले ये जो तीनों वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो होता है मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित करके जो होता है कि उनके बनाए गए नियम को उन्होंने जो है उसको परिणत किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब वो 3 वैज्ञानिक कौन थे देख लेंगे। उन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित किया। पहले जो कार्ल कोरेंज या कार्ल कोरेंज था या कार्ल जो है। इसके बाद दूसरा जो था वॉन सेरमैक थे। तीसरे जो थे वह थे
वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित कराया सन 1888 में मेंडल की मृत्यु के बाद। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए। ऐसा नहीं मेंडल का जो प्रयोग था उसी को किया, उन्होंने मेंडल के तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडल के नियमों का प्रयोग किया, मतलब अलग अलग नियमों मतलब अलग अलग प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद मेंडल के नियम को प्राप्त किया। मेंडल ने जो नियम बनाए थे उसी निष्कर्ष को उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं मेंडल का जो है आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। आनुवंशिकता के नियम को पढ़ने से पहले 2-3 बातें आपको जो है समझनी है। उसमें मेंडल ने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया था, कुछ टर्म का इस्तेमाल किया था। और मेंडल मेन चीज देखिए उसमें क्या है, केवल आपको समझना है। फिर समझ लीजिए कि आनुवंशिकता का मतलब होता है कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और उसमें जो ग्रेगर शब्द था वह उनकी उपाधि थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे या जॉन मेंडल जो थे वह जो थे जो एक ऑस्ट्रिया जो देश था उस ऑस्ट्रिया देश के बून शहर में वो पैदा हुए थे। और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद वह बून शहर में ही एक चर्च था, उस चर्च में वो पादरी क्या हुए नियुक्त कर दिए गए। और उन्होंने चर्च के आसपास जो खाली जगह थी वहाँ पे उन्होंने मटर के पौधे पर अपना अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। ठीक है, और मटर के पौधे को उन्होंने अपना अनुसंधान का कार्य किया और अनुसंधान का कार्य करने के बाद उन्होंने 3 नियम बनाए। उस 3 नियम को हम आपको डिटेल में समझाएंगे और उस 3 नियम बनाने के बाद उसको उन्होंने प्रकाशित कराया। जब उन्होंने प्रकाशित कराया उस समय लोगों ने मेंडल के नियमों को कोई तवज्जो, उनके नियमों को कोई तवज्जो किसी ने नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद सन 10 वर्षों के बाद सन 1888 ईस्वी के आसपास जो था 3 वैज्ञानिक जो थे कार्ल लोरेंस वान सेबैक और ह्यूगो ड्यूलिच, ये तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर मेंडल के निष्कर्षों को प्राप्त किया। अब उन्होंने क्या किया कि जब निष्कर्षों को प्राप्त किया तो उन्होंने पुनः मेंडल के नियमों को प्रकाशित किया और प्रकाशित जब किया तो उन्होंने काफ़ी उसको प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन तब तक मेंडल की क्या हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो मेंडल ने जो तीनों नियम बनाए उसके लिए उन्होंने अलग अलग शब्दावली इस्तेमाल की, टर्म इस्तेमाल किया है। मेंडल जब थे, मेंडल के समय जो था वह जीन का आविष्कार नहीं हुआ था, जीन की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल ने जीन के स्थान पर किस शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको हम कारक कहते या फैक्टर्स कहते हैं। तो मेंडल ने पहला जो काम किया था उन्होंने जीन के स्थान पर फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था या कारक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनके समय जीन का आविष्कार नहीं हुआ था, जीन की खोज नहीं हुई थी। और जीन आप जानते हैं, जीन जो होता है वह डीएनए का एक भाग होता है। जीन जो होता है वह डीएनए का एक खंड होता है जिस पर आनुवंशिक कोड जो होते हैं पाए जाते हैं। आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो डीएनए जो होता है मतलब जीन जो होता है वो डीएनए का एक खंड होता है जिसके ऊपर आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पहली जो चीज़ हमने आपको बताया इसको याद कर लीजिएगा कि कारक शब्द का इस्तेमाल जो है वह जीन के स्थान पर किया गया था, क्योंकि मेंडल के समय जीन की खोज नहीं हुई। पहली चीज क्लियर हो गई। इसके बाद मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। मेंडल जो थे मतलब मटर का जो पौधा था वह 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक है, और 1 वर्षीय होने के साथ साथ मटर का पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है। उसमें नर और मादा जन्नांग जो थे वह एक ही पौधों में पाए जाते हैं। मतलब दूसरा कारण उसका यही था कि द्विलिंगी पौधा था। पहला जो था 1 वर्षीय और शाकी पौधा होता है। तीसरा एक कारण कि अपने जीवन काल में उसकी कई पीढ़ियों को उगाया जा सकता है। तो उसमें जो भी चीज़ें दिखाई देती है, जो भी विविधताएँ दिखाई देंगी, जो भी लक्षण दिखाई दिए, उनको उन्होंने क्या किया,
उसको जो है नोट किया, उसकी गणना की, ठीक है। और गणना करने के बाद उसके रंग रूप आकार आदि के आधार पर उन्होंने अपने नियम को प्रकाशित किया। तो कर्नल मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसीलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा जो होता है, मटर का जो पौधा होता है वह एक वर्षीय और शाकी पौधा होता है, दूसरा द्विलिंगी होता है और इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। तीसरा जो होता है कि अपने जीवन काल में इसकी कई पीढ़ियों को देखा जा सकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट था, मेंडल ने जो है 7 प्रकार के तुलनात्मक लक्षण दिए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तुलनात्मक का मतलब होता है विपरीत लक्षण। मतलब अगर जो होता है कोई लंबा पौधा है तो उसके विपरीत जो है बौना पौधा, कोई जो होता है लाल पुष्प है तो उसके विपरीत सफेद पुष्प, कोई लंबा जो बीज पत्र वाला है तो कोई छोटा बीज पत्र है, गोल बीज लिया झुर्रीदार बीज लिए, ठीक है। हरा जो होता है उसका जो कॉटिलीडन्स था वो हरा लिया, उसके बाद वहाँ पे जो होते हैं कि पीला दिया। तो इस तरह उन्होंने जो है 7 प्रकार के तुलनात्मक लक्षणों का उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद मेंडल ने नियम को प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त जो होता है तमाम शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे एलील शब्द का निर्माण किया। एलील मतलब जो उन्होंने कुछ शब्दावली इस्तेमाल की। पहला जो शब्दावली इस्तेमाल की थी उसको हम एलील करते हैं या एलीलोमार्फ। पहली जो टर्म था, जो शब्दावली थी, तो तुलनात्मक लक्षण वाले जोड़े के जो जीन होते हैं, ध्यान सुनिएगा शब्द है, तो तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जीन जब किसी जीवधारी में एक साथ पाए जाते हैं, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जीन किसी जीवधारी में एक साथ पाए जाते हैं उसे हम एलील कहते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम एलीलोमार्फ कहते हैं। मतलब फिर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, एलील किसे कहा जाता है? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जीन को, मतलब पेयर जोड़े के जीन को, यह जब किसी जीवधारी में एक साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? एलील कहते हैं। और इस प्रकार की जो रचना होती है उसको एलीलोमार्फ कहते हैं। जैसे होता है लंबा पौधा और बौना पौधा, ये 2 प्रकार के तुलनात्मक क्या हो गए? जोड़े के जीन हो गए। एक जुड़ा ये हो गया, एक जुड़ा ये हो गया। जब 2 विपरीत तुलना, मतलब जब क्या उन्होंने कहा कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जीन को जब किसी जीवधारी में एक साथ पाए जाते हैं, जब एक साथ पाया जाएगा तो उसे हम एलील कहते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम एलीलोमार्फ कहा जाता है। और ये एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है फिनोटाइप। लेकिन जो शब्दावली है उसको ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ के माध्यम से भेजा गया उसको पढ़िएगा ना। फिनोटाइप का मतलब होता है कि यह जो होता है जीवधारी के स्वभाव, उसके रंग रूप आकार और आकृति, ठीक है, को जब व्यक्त किया जाता है, जब जीवधारी के स्वभाव मतलब आकार आकृति रंग रूप आज को जब हम व्यक्त करते हैं तो वह फिनोटाइप कहलाता है। मतलब जैसे बाहर से देख लिया गया, आप बैठे हैं, आपके रंग रूप आकार को हमने देख लिया तो वह फिनोटाइप अनुपात कहलाएगा, ठीक है। जब किसी जीवधारी के जीनी संरचना, जब किसी जीवधारी की जीनी संरचना को जब व्यक्त किया जाता है तब उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप मतलब यहाँ भी होता है इसके स्वभाव को, जीवधारी के स्वभाव को व्यक्त किया जाता है, मतलब स्वभाव को हम व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे होता है जीनी संरचना को व्यक्त किया जाता है। जीनी संरचना जो होती है उसको हम व्यक्त करते हैं।
जब किसी जीवधारी के जीनी संरचना को प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो वह जीनोटाइप कहलाता है। फिर समझ लीजिए, जब चुनात्मक लक्षण वाले जोड़े के जीन को, मतलब जोड़े का जो जीन होता है जब किसी जीवधारी के अंदर पाया जाता है तो उसे हम एलील कहते हैं, और इस प्रकार की जो घटना होती है उसको एलीलोमार्ग कहा जाता है। दूसरा आता है फिनोटाइप, जब किसी जीवधारी के स्वभाव, उसके रंग, रूप, आकार, आकृति आदि को व्यक्त किया जाता है तो उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जब किसी जीवधारी के जीनी संरचना को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। सब होता है केवल सिंबल केवल याद करिए, मतलब जो टर्म है उसको केवल याद करिए आप। इसके बाद अगला आता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। अगला जो टर्म इस्तेमाल किया था प्रभावी, यह प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर, जब विपरीत लक्षणों वाले जो यही है, जब विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के जीन में, जो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के जीन ये है, इनके बीच में जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब होता है जब विपरीत तुलनात्मक जो है, ये जो विपरीत जोड़े के जो जीन होते हैं इनके बीच में जब हम संकरण कराते हैं, मतलब संक्रमण निषेचन की क्रिया कराते हैं, जब संकरण की क्रिया कराते हैं तो इनके जोटा जो संकरण की क्रिया कराई जाएगी तो पहली पीढ़ी में वही लक्षण दिखाई देगा जो प्रभावी होगा। यह मतलब पहली मतलब जो है पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये लंबा पौधा बौना पौधा है, जैसे ये जो है लंबा पौधा और ये होता है बौना पौधा। बौना पौधा अभी तो हम तक समझा रहे हैं, तो लंबे पौधे को जो है फैकल्टी और बौने पौधे को हम समाज। ये क्या हो गया, ये जनक हो गए, पेरेंट हो गए, जनक, यह माता पिता हो गए। अब इनमें होता है कि क्या बनेगा, युग्मक का निर्माण डैमेज बनेगा। यहाँ पे समान प्रकार के युग्मक जब होंगे उसको हम समयुग्मकी कहते हैं। ये समयुग्मकी कहलाता है जब समान प्रकार के जो एक आगे टर्म आएगा, समयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी का मतलब होता है जब जीवधारियों के अंदर समान प्रकार के युग्मक होते हैं उसे समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये समयुग्मकी कहलाएगा, या कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये जो होते हैं समयुग्मकी कहलाते हैं। ठीक है, जब इनमें जब निषेचन की क्रिया कराई जाएगी, संकलन की क्रिया कराई जाएगी तो पहली पीढ़ी में जो दिखाई देगा लक्षण जो दिखाई देगा वह प्रभावी लक्षण, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये युग्मक बन गया, मतलब गैमीट बन गया कैपिटल टी, और यहाँ पे बन जाएगा स्मॉल। अब इनके बीच में जो संकलन की क्रिया कराई जाती है, संकलन का मतलब होता है निषेचन की क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर बनता है कैपिटल टी और स्मॉल, ये बन जाता है। इसी को हम कहते हैं पहली पीढ़ी कहते हैं या F1 जनरेशन कहते हैं। इसमें जो होता है कैपिटल टी वाला जो लक्षण होता है वो प्रभावी लक्षण होता है। तो पहली पीढ़ी में सभी क्या होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यह लंबा पौधा, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो लंबे जब पौधे प्राप्त होते हैं तो यही प्रभावी लक्षण कहलाता है। मतलब ये लक्षण दिखाई नहीं देता है कब, पहली पीढ़ी। अगली जब पीढ़ी आएगी तो उसमें दिखाई देगा, पहली पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई नहीं देता है। पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसी को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। तो प्रभावी लक्षण का मतलब होता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले जो पौधे होते हैं, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे होते हैं या विपरीत लक्षणों वाले जो जोड़े के जीन होते हैं उनमें जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं।
और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दिया। अब इसके बाद आता है, इसमें आता है संकरण आता है या हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ये मेंडल ने क्या किया था, टर्म इस्तेमाल किया, शब्दावली इस्तेमाल की थी। तो संकरण का मतलब होता है कि जब दो जो है, ध्यान सुनिएगा, जब दो विरोधी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वह संकर संतति कहलाती है। और इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हम संकरण कहते हैं। कल जब दो विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य में जब क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतति होती है वह संकर कहलाती है। संकर, संकर कहलाती या हाइब्रिड कहलाती है। यह संकर कहलाती होगी। अब इसके बाद संकर कहलाती है परस्पर जो विरोधी लक्षण वाले जो जनकों में निषेचन कराने को परस्पर विरोधी लक्षण व विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य जब हम निषेचन की क्रिया कराते हैं उसे हम संकरण कहते हैं। समझाया? जब दो विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो उत्पन्न संतति होती है उसको हम संकर कहते हैं। ठीक। अब जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य निषेचन की जब क्रिया कराई जाती है तो वह संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे लाल और सफेद या लंबा और बड़ा पौधा, तो ये जो है कि जब संकरण की क्लास कराते हैं हमें तो वह होता है पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है वह संकर कहलाता है। और इस क्रिया को, इस विधि को हम संकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। जब किसी जो होता है किसी लक्षण की जो युग्मक के दोनों जो जीन्स होते हैं वह जो होते हैं जब प्रभावी होते हैं या दोनों जीन्स अप्रभावी होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही प्रकार की युग्मक है वो समयुग्मजी कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, भिन्न प्रकार की युग्मक है, प्रभावी और प्रभावी दोनों है, इसलिए विषम युग्मकी कहलाएगा। तो समयुग्मकी और विषम युग्मकी का मतलब होता है जब युग्म के दोनों जो जीन्स होते हैं वह जब समान प्रकार के होते हैं तो वह समयुग्मकी कहलाएगा। अब जब जो होते हैं युग्म के जो युग्म होता है, युग्मक होते हैं, उनके दोनों जीन्स जो होते हैं क्या होते हैं कि विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, तो वह होता है विषम युग्मकी कहलाता है। अगला आता है संकर, पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण। ये दोनों जो का इंपॉर्टेंट है। ये कहता है संकर, पूर्वज संकरण, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। दूसरा होता है, मतलब इस दोनों को भी समझा रहे हैं। इसके बाद दूसरा आएगा परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये अब देखिए ये क्या है, संकर पूर्वज का मतलब होता है कि यह वह संकरण कहलाता है जब विषम युग्मकी जो संकर संतान होती है और जो होते हैं उससे समयुग्मी जनकों के साथ उत्पन्न होती है तब होता है। देख लीजिए क्या है, पहले समझो कि संकर पूर्वज संकरण का मतलब होता है कि जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में विषम युग्मजी जो है पौधे प्राप्त होते हैं। इन विषम मतलब जो पहली पीढ़ी जो पौधे प्राप्त होते हैं इनका हम जो है या तो इनके साथ
प्रभावी जीन के साथ या अप्रभावी के साथ जब संकरण की क्रिया कराते हैं, दोनों में से किसी के साथ जब संकरण की क्रिया कराते हैं उसको संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कहने में जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे और विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। और इन पौधों का जो पहली पीढ़ी में पौधे होते हैं इनका हम प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ दोनों में से किसी के साथ जब संकरण की क्रिया कराते हैं वह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। दूसरा आता है परीक्षण टेस्ट क्लास। तो जब पहली पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों को केवल अप्रभावी के साथ जब संकरण की क्रिया कराई जाती है तो वह होता है टेस्ट क्लास कहलाता है या परीक्षण संकरण कहलाता है। इसके बाद एक आता है एक जो है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्लास, एक संकर संकरण। इसके बाद अंतिम में आता है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। दूसरा होता है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण या इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड। दूसरा कहलाता है डाइहाइब्रिड। ये मोनो का मतलब एक, जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबे और बौने पौधों के मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है वह एक संकर संकरण कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि मोनोहाइब्रिड क्लास या मोनोहाइब्रिड संकरण जो होता है उसको कहते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े की जो जीन होते हैं उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। और द्विसंकर संकरण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक जोड़ी के जो जीन्स होते हैं उनके मध्य जब संकरण की क्रिया कराई जाती है